हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आज हम लोग का टॉपिक है यूपीएलटी ग्रेड में बिजनेस स्टैटिक्स का। बिजनेस स्टैटिक्स में पढ़ेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। ये ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें में मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे एक्स बार। थोड़ा सा कलर चेंज कर दें। क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे एक्स बार, मीडियन और जेड। मतलब इसमें आपकी माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों टॉपिक आ जाएंगे। ये बिजनेस स्टैटिक्स का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से वीडियो को भाई लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि देख रहे हैं कि रिस्पांस आप लोग नहीं दे रहे हैं। क्योंकि रिस्पांस देंगे तभी मैं कोशिश करूंगा अधिक से अधिक कंटेंट आप लोग को एमसीक्यू क्वेश्चन टॉपिक वाइज प्रोवाइड करने के लिए सारे यूनिट से। लेकिन रिस्पांस कम मिल रहा है। खैर, आप लोग की मर्जी। आगे बढ़ते हैं हम सीधे अपने टॉपिक पे। ध्यान दीजिएगा, बिजनेस स्टैटिक्स केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें एमसीक्यू। अब इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन शुरू होता है। एक सेकंड। हाँ, पहला क्वेश्चन हमारा शुरू होता है। एक चीज और बता दे रहे हैं कि जिन बच्चों को जुड़ना होगा हमसे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जो भी लेक्चर्स बनेंगे तुरंत नोटिफिकेशन वहां पे प्रोवाइड होगी। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे सामान्य माप क्या है। मतलब कह रहा है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का सामान्य माप। वैसे मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में बहुत चीजों का कैलकुलेशन किया जाता है, बहुत चीजों की गणनाएं की जाती है, लेकिन पूछ रहा है कि नॉर्मल तौर पे इसमें किस चीज की माप की जाती है। तो माध्य की, माध्यिका की, बहुलक की, उपरोक्त सभी की, तो सारे ऑप्शन सही हैं। इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों का ही गणना किया जाता है। थोड़ा सा एक सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, दो क्वेश्चन ले रहे हैं कि डेटा सेट के सभी मानों का औसत क्या कहलाता है। किसी डेटा के सेट के जितने भी मान हैं, सभी मान हैं, उनके एवरेज को, उनके औसत को क्या कहा जाता है। औसत को किस नाम से जानते हैं? माध्य के नाम से, माध्यिका के नाम से, बहुलक के नाम से, कि सीमा के नाम से? सोच के बताइए, क्वेश्चन बहुत आसान है। तो सही ऑप्शन क्या है? एवरेज को हमेशा माध्य कहा जाता है। माध्य का मतलब होता है समांतर माध्य। समांतर माध्य को हम इस तरह से भी इंडिकेट कर सकते हैं, एक्स बार के नाम से। 3 नंबर क्वेश्चन है, छात्रों के बौद्धिक स्तर की जांच हेतु उचित माध्य क्या है। मतलब किसी विद्यालय के छात्रों की बौद्धिक स्तर, उनकी बुद्धि लब्धता की जांच करने के लिए उचित माध्य क्या होता है? गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, बताइए इसमें से। छात्रों के बौद्धिक स्तर की जांच करने के लिए किस माध्य का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन हमारा ये है, तो ध्यान दीजिएगा, उसके लिए माध्यिका का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 4 नंबर, कि बहुलक होता है। बहुलक क्या होता है? प्रेक्षण, प्रेक्षण जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो, सबसे बड़ा प्रेक्षण, सबसे बड़ी आवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है कि बहुलक का मतलब होता है कि ऐसा जब किसी डाटा के सबसे अधिक आवृत्ति वाला या सबसे अधिक बार आने वाली आवृत्ति जो होती है, वही हमारी बहुलक होती है। तो प्रेक्षण जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो, उसी को हम बहुलक के नाम से हम जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा कट रहा है, नीचे कर देना। सांख्यिकी माध्य जो चरम मानों से प्रभावित नहीं होता, माने वो स्टैटिकल माध्य कौन सा है जो चरम मानों से प्रभावित नहीं होता? वो समांतर माध्य, माध्यिका, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य। देखिए, चरम मानों का मतलब कि किसी एक मूल्य से, किसी एक वैल्यू से वो प्रभावित नहीं होता, उसके घटने बढ़ने से
या कम या अधिक कर देने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो आपकी है माध्यिका। क्योंकि माध्यिका हमेशा जितने भी डाटा दिए गए रहते हैं उसका मिड पॉइंट ही होती है माध्यिका। नेक्स्ट है, सममिति में बहुलक माध्य और माध्यिका में कौन सा संबंध सही हो सकता है? माने सममिति की दशा में सममिति होती है, एक असममिति होती है। सममिति की दशा में माध्य माध्यिका बहुलक या बहुलक माध्य माध्यिका का कौन सा संबंध बेहतर होता है? माध्य बराबर माध्यिका बराबर बहुलक, मतलब तीनों इक्वल। माध्य ग्रेटर देन बहुलक ग्रेटर देन माध्यिका, माध्य लेस देन बहुलक लेस देन माध्यिका, बहुलक लेस देन माध्य ग्रेटर देन माध्यिका। इनमें से कौन सा रिलेशन सही है? तो पहला संबंध इसका सही होता है कि माध्य बराबर माध्यिका इक्वल टू बहुलक होती है। ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा और जूम कर दें। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि अल्प असम्मिति आवृत्ति वितरण में स्थिति में सत्य संबंध है। मतलब कह रहा है अल्प सममिति स्थिति में आवृत्ति वितरण की सिचुएशन कौन सी सही है? कह रहा है कि माध्य बराबर 3m मतलब -2z, मतलब कह रहा है कि माध्य बराबर 3 माध्यिका -2 बहुलक, माध्यिका इक्वल टू 3 बहुलक -2 माध्य, बहुलक इक्वल टू 3m -2x बार। सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ये होता है। यहाँ पे ये बहुलक का वैकल्पिक सूत्र होता है, पता नहीं कैसे टिक लग गया है। z इक्वल टू होता है 3m -2x बार, मतलब ये बहुलक का एक वैकल्पिक सूत्र है। इस वैकल्पिक सूत्र के बारे में ही पूछ रहा है कि z इक्वल टू होता है 3m -2x बार। अगला है कि निम्न में से कौन सा माध्य गणितीय माध्य है? पूछ रहा है इसमें अर्थमेटिकल मीन कौन सा? समांतर माध्य अर्थमेटिकल मीन है, गुणोत्तर माध्य अर्थमेटिकल मीन है, हरात्मक माध्य अर्थमेटिकल मीन है। सारे ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति माध्य है? ध्यान दीजिएगा, स्टैटिक्स में और केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे में एक यम और एक जेड, यही जो दो होता है वो स्थिति माध्य होता है। ये याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। स्थिति माध्य क्या होता है? माध्यिका होती है, ध्यान दीजिएगा, और बहुलक होता है। ये हमारे दोनों स्थिति माध्य हैं। तो समांतर माध्य होगा नहीं, गुणोत्तर होगा नहीं, हरात्मक होगा नहीं, तो माध्यिका ही होगी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर की किस केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में श्रेणी के सभी पद सम्मिलित नहीं होते? वे कौन सा केंद्रीय मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की माप है जिसमें किसी श्रेणी के सभी पद शामिल नहीं होते? मतलब उस श्रेणी में सारे पदों का होना या न होना कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है। वो समांतर माध्य है, गुणोत्तर माध्य है, हरात्मक माध्य है कि बहुलक है? भाई बहुलक है ही है, बाकी में तो सबका डाटा होना जरूरी है, क्योंकि माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य सारे डाटा से कैलकुलेट किए जाते हैं, लेकिन बहुलक और माध्यिका जो होती है वो सारे डाटा से कैलकुलेट नहीं किए जाते। नेक्स्ट है कि किसी बंटन में जहां पद मूल्य आकार में असमान हो, मतलब कह रहा है कि किसी आवृत्त बंटन में जहां पद मूल्य आकार में असमान हो तो वहां पे कौन सी सिचुएशन उत्पन्न होती है? लिखा है कि x बार, ये x बार है, ये ध्यान दीजिएगा, टाइप नहीं हुआ, x बार ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, x बार लेस देन ज्योमेट्रिक मीन लेस देन हार्मोनिक मीन, x बार ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन x बार। इसमें से पूछ रहा है कि किसी बंटन में जहां पदमूल्य आकार में असमान हो तो वहां पे कौन सी सिचुएशन उत्पन्न होती है? तो सबसे पहला ही सिचुएशन उत्पन्न होती है कि x बार ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन, मतलब कह रहा है समांतर माध्य से बड़ा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा हार्मोनिक मीन होता है। ऑप्शन नंबर ए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है कि 0.062 का व्युत्क्रम क्या होता है? जब व्युत्क्रम हमको निकालना होता है तो व्युत्क्रम का फार्मूला होता है कि जो वैल्यू आपकी दी गई है 0.062, इसको हम एक से हाँ
जो हमारी वैल्यू दी गई है तो इसका फार्मूला होता है 1 में इस वैल्यू को 0.62 को डिवाइड कर देते हैं, और जब डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी, ये वाला आंसर सही होगा 16.129। अत्यधिक स्थिर माध्य कौन सा है, माने सबसे स्थिर फिक्स माध्य कौन सा? बहुलक है, समांतर माध्य है, माध्यिका है कि गुणोत्तर माध्य है? बताइए कौन सा माध्य है? सबसे स्थिर माध्य हमारा होता है समांतर माध्य, क्योंकि सारे डाटा से ही कैलकुलेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 14 नंबर क्वेश्चन है, अधिकतम मूल्यों का किस पर प्रभाव नहीं पड़ता है? कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू का किस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है? समांतर माध्यिका, माध्यिका का, गुणोत्तर माध्यिका की हरात्मक माध्यिका? बताइए मैक्सिमम वैल्यू का किस पर प्रभाव नहीं पड़ता है? माध्यिका का। मैक्सिमम वैल्यू हो चाहे मिनिमम वैल्यू हो, किसी का भी प्रभाव माध्यिका पर नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आया है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा? 5 प्राकृतिक संख्या का मतलब है कि 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। पांचों को जोड़ेंगे तो हमारा x बार इक्वल टू सिग्मा x अपान होता है यन। सिग्मा x की वैल्यू 1 2 3 3 3 6 4 10 5 हो जाएगा, ये 15। टोटल संख्याएं कितनी है? 5 इक्वल टू कितना आएगा? 3। तो आंसर में क्या हो जाएगा? 3। एक प्राकृतिक संख्या, इसका माध्य पूछ रहा। नेक्स्ट है गुणोत्तर माध्य का प्रयोग गणना करने में होता है। अब कह रहा है कि जो ज्योमेट्रिक मीन है इसका जो प्रयोग है किस चीज की गणना करने में इसका प्रयोग किया जाता है? जनसंख्या की वृद्धि पर, राष्ट्रीय आय की वृद्धि पर, दोनों की वृद्धि पर, इनमें से कोई नहीं सही ऑप्शन है कि चाहे वो जनसंख्या की वृद्धि हो चाहे नेशनल इनकम की वृद्धि हो, इसका कैलकुलेशन करने के लिए हम गुणोत्तर माध्य का ही प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब देखिए यहां न्यूमेरिकल है, यहां देखिएगा एक सीरीज दी गई है 40 45 35 30 40 39 37 का पूछ रहा है समांतर माध्य क्या होगा? सीधा सा फार्मूला है कि फार्मूला होता है कि x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन होता है ये सबको जोड़ देंगे 40 प्लस 45 प्लस 35 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 39 प्लस 37 अपॉन, इनमें देख लेंगे नंबर ऑफ एन कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 7 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जोड़ लीजिएगा कितना आएगा। तो इसमें से कितना आना चाहिए बताइए? जितना भी है आप जोड़ लीजिएगा। तो इसका आंसर आएगा 45। कितना आएगा? 45। जोड़े की बता दे रहे हैं, सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं जोड़ रहे हैं। 9 7 कितना है? गलत है क्या? एक सेकंड। हाँ तो देखते हैं क्या है इसका। हम जोड़ लेते हैं, जोड़ते हैं कितना आता है। कोई जरूरी नहीं है कि यही, हमको भी डाउट लग रहा है कितना होगा। 5 5 10 10 9 19 और 7 26 हासिल आया 2। 4 4 8 3 11 11 3 14 14 4 18 18 3 21 21 3 24 24 2 26। टोटल हमारा कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 7 है। 7 से डिवाइड कर देंगे, आएगा 7 तरीके 21, 7 तरीके 21 3। अब बचेगा कितना इसमें से? 5 6 7 5 35 7 7 49 7 8 56। भाई 38 आएगा इसका, ये नहीं होगा, 45 नहीं होगा, आंसर इसका 38 होगा, पहला ऑप्शन होगा। ठीक इसी तरह यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, 18 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि 25 16 24 40 27 25 30 20 25 का बहुलक क्या होगा? तो बहुलक ज्ञात करने में सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी आवृत्ति है जो सबसे अधिक बार प्रयोग की गई। तो एक 25 को देखते हैं, एक बार यूज की गई है, फिर इधर 25 2 बार यूज की गई है, 25 3 बार यूज की गई है, और कोई संख्या है जो 3 बार 2 बार यूज की गई है? नहीं। तो इस हिसाब से हमारा बहुलक क्या हो जाएगा?
25 हो जाएगा। इस तरह हम z निकालते हैं। अब यहां देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि माध्य भूयिष्ठक 2 माध्यिका बराबर क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे कह रहा है कि माध्य आपको ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है, और कह रहा है कि भूयिष्ठक इक्वल टू 2m। तो यहां पे क्या फायदा फार्मूला होगा, ये गलत दिख रहा है ना। माध्य भूयिष्ठक क्वेश्चन ही हमको लग रहा है डाउट है, क्योंकि यहाँ पे जो वैकल्पिक सूत्र z का होता है वो होता है कि 3m माइनस 2x बार होता है। लेकिन सपोज करिए कि यदि माध्य कैलकुलेट करना हो तो वहां पे कैसे क्या किया जाएगा, किसका प्रयोग किया जाएगा। तो वहां पे हम यहाँ पे माध्यिका का प्रयोग करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये आपका क्वेश्चन मेरे हिसाब से रॉन्ग है, क्योंकि भूयिष्ठक इक्वल टू 2m दिया गया है। तो यहाँ पे यदि हम इसको करते हैं तो यहाँ पे 3m होना चाहिए, 3 माध्यिका होनी चाहिए। भाई एक तरह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, इसको हम होल्ड कर दे रहे हैं, अगले क्वेश्चन में इसको ऐड कर देंगे, देखेंगे क्वेश्चन क्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माध्यिका ही एक हिसाब से आंसर इसका होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिसिंग, टाइपिंग में मिसिंग हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी समंग श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में कोई भी डाटा दिया गया है, इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करने पर उस श्रेणी के माध्य में जो मूल्य आता है क्या कहलाता है। अब देखिए किसी भी डाटा को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं और उसके मध्य का जो मूल्य होता है वो हमारी माध्यिका कहलाती है, ठीक ना। क्योंकि जब भी माध्यिका को हमें कैलकुलेट करना होता है तो ऐसी दशा में उस डाटा को एक सीक्वेंस में बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिख रहा होगा 21 नंबर, वह मान जो डेटा सेट में सबसे अधिक बार आता है क्या कहलाता है। कह रहा है कि किसी डेटा सेट में, मतलब किसी आवृत्ति में जो सबसे अधिक बार आता है उसे हम क्या कहते हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक, माध्यमान। तो सही आंसर क्या है, बहुलक। ठीक इसी तरह है कि यदि किसी डेटा सेट में कुछ बहुत बड़े मान हो तो केंद्रीय प्रवृत्ति के लिए कौन सा माप सबसे उपयुक्त है। कह रहा है कि यदि किसी डाटा में या किसी सीरीज में बहुत बड़े मान हो तो ऐसी दशा में केंद्रीय प्रवृत्ति की गणना करते समय कौन सा माध्य का प्रयोग किया जाएगा या सबसे उपयुक्त माध्य कौन सा होगा। तो उपयुक्त माध्य की बात करेंगे तो वहां पे कितना भी बड़ा डेटा हो तो वहां पे हम माध्यिका का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, माध्यिका, क्योंकि माध्यिका का प्रयोग से हम कितना भी बड़ा डाटा हमारा होगा उससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। चतुर्थक व्यवस्थित समंग वितरण को समान भागों में विभक्त करता है, माने क्वार्टाइल जो हमारा होता है वो कह रहा है कितने समान भागों में विभक्त करता है। देखिए वैसे जो हमारा क्यू होता है वो क्यू 3 तरीके से निकाला जाता है, Q1, Q2 एंड Q3। लेकिन कह रहा है कि समंग वितरण को समान भागों में विभक्त करता है। कितने भागों में विभक्त करता है, तो होते तो 3 है, होते कितने हैं, 3 है, लेकिन वो 4 से डिवाइड किया जाता है। किसको, क्वार्टाइल को। अब यहां पे देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2, 4, 6, 8, 10 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको सीक्वेंस में करना है, 2, 4, 6, 8, 10। ये सीरियल नंबर हमारा हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब हमारे फार्मूला होता है कि m इक्वल टू होता है n प्लस 1/2, क्योंकि ये इंडिविजुअल सीरीज में है। n की वैल्यू हमारी कितनी है, 5, तो ये हमारा 5 प्लस 1 अपॉन हो जाएगा 2, अर्थात 6 अपॉन हो जाएगा 2, आएगा 3। सीक्वेंस नंबर 3 के सामने कौन सा डाटा दिया है, 6, तो माध्यिका क्या हो जाएगी हमारी 6। डेटा के अधिकतम और न्यूनतम मानों का अंगगणितीय माध्य क्या होता है। कह रहा है कि कोई डेटा दिया गया है, उसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू
का जो अर्थमेटिकल मीन को हम क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं, माध्यिका कहते हैं, मध्य सीमा कहते हैं कि बहुलक कहते हैं। तो इसको हम मध्य सीमा के नाम से, मिड रेंज के नाम से कहा जाता है, क्योंकि उसमें लोवेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू कि इसके मिडिल पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मध्य बिंदु के नाम से ही जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप पूछ रहा है, नहीं है। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का माप कौन सा नहीं है, माध्य है आपका, माध्यिका है, बहुलक है, मानक विचलन आपका, ये डिस्पर्सन का पार्ट होता है। मानक विचलन किसका पार्ट होता है, डिस्पर्सन का होता है। माध्यिका की गणना में श्रेणी को व्यवस्थित किया जाता है। जब भी हम मीडियन को ज्ञात करते हैं तो श्रेणी को कैसे व्यवस्थित किया जाता है, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने बताया, तो उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाता है। तब आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, पहले आरोही फिर अवरोही, आरोही अथवा अवरोही क्रम में किसी एक में व्यवस्थित किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, केंद्रीय प्रवृत्ति का उद्देश्य क्या है, मतलब मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मेन उद्देश्य क्या होता है। डेटा को सारांशित करना, केंद्रीय मान का प्रतिनिधित्व करना, डेटा की तुलना करना, ये सारे एक तरह से दिख रहे हैं। अब देखते हैं डी ऑप्शन क्या है, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन हमारा सत्य है। नेक्स्ट है कौन सा कथन सत्य है। समांतर माध्य में श्रेणी का प्रत्येक पद गणना में सम्मिलित होता। समांतर माध्य में कौन सा कथन सत्य है। समांतर माध्य में श्रेणी का प्रत्येक पद गणना में सम्मिलित होता है। माध्यिका में श्रेणी का प्रत्येक पद गणना में सम्मिलित होता है। बहुलक में श्रेणी का प्रत्येक पद गणना में सम्मिलित होता है। समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों में श्रेणी का प्रत्येक पद गणना में सम्मिलित होता है। बहुत अच्छा है, एक समांतर माध्य, एक माध्यिका, एक बहुलक के बारे में, एक तीनों के बारे में क्या है। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है। तो सही ऑप्शन है पहला में कह रहा है कि समांतर माध्य की गणना करते समय सारे पदों को शामिल किया जाता है, बिना किसी एक पद के अभाव में उसका कैलकुलेशन गलत हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति माध्य है। अभी मैंने बताया कि दो ही स्थिति माध्य होती है, बहुलक और माध्यिका, याद रखे रहिएगा। इसमें बहुलक का ऑप्शन दिया गया। कह रहा है कि किसी श्रेणी के समांतर माध्य के लिए गए विचलनों का योग होता है। जैसे मान लीजिए कोई सीरीज दिया गया है और उसमें हम समांतर माध्य की गणना करना है, तो उसका जो विचलन होता है, डेविएशन होता है, पूछ रहा है उसका जब टोटल करते हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है। जनरली उसकी वैल्यू 0 होती है, अर्थात 0 होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 3, 4, 6, 8 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। सपोज करिए 3 है, 4 है, 6 है, 8 है। इसको सीरियल बनाएंगे, 1, 2, 3 एंड 4 हो जाएगा। तो n की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 4। फार्मूला लगाते हैं, m = n + 1/2 होता है, 4 + 1/2। इसको काटेंगे, th होता है ये। ठीक है, ये कर लीजिएगा आप लोग। तो ये हो जाएगा 5/2 होता है। इसको डिवाइड करेंगे 2.5 th। देखेंगे 2.5 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, 2 सीरियल नंबर 2 के बाद 3 के पहले। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट आइटम, ये हो जाएगा हमारा सेकंड आइटम। तो हम m निकालेंगे, फर्स्ट आइटम 4 है, ये आपका 6 है अपॉन 2, अर्थात 10 अपॉन हो जाएगा 2, इसमें से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। आंसर क्या होगा, 5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है न्यूमेरिकल। 2, 4, 7, 0, 6 का समांतर माध्य क्या होगा। सपोज करिए कोई डाटा दिया है, तो x बार का फार्मूला सिग्मा x अपॉन होता है यहाँ। x की वैल्यू 2 + 5 + 7 + 0 + 6 अपॉन 1, 2, 3, 4, 5 दिया है। 5, 2, 7, 7, 7, 14, 14, 6। चौंतीस नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि श्रेणी में बहुलक की आवृत्ति होती है, सबसे कम होती है, सबसे अधिक होती है, शून्य होती है, समस्त स्थितियां संभव है। बताइए क्या होती है। सही आंसर क्या दिख रहा है आपको,
सब श्रेणी में सबसे अधिक वैल्यू वाली क्या होती है? बहुलक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस माध्य की गणना में श्रेणी का प्रत्येक मूल्य सम्मिलित नहीं होता है? किस चीज की गणना में श्रेणी का प्रत्येक मूल्य सम्मिलित नहीं होता है? समांतर माध्य, हरात्मक माध्य, गुणोत्तर माध्य, बहुलक की गणना करने में श्रेणी का प्रत्येक पद सम्मिलित नहीं होता। कह रहा है अगला, औसत गति, चलन और वेग आदि की गणना में प्रयुक्त होता है। बताइए, औसत गति, चलन, वेग आदि की गणना में किस माध्य का हम कह रहा है कि प्रयोग किया जाता है? समांतर माध्य का, गुणोत्तर माध्य का, हरात्मक माध्य का, उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन है हरात्मक माध्य का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी के चरम मूल्यों से कौन सा माध्य अधिकतम प्रभावित करता है? कह रहा है कि श्रेणी के चरम मूल्यों से सबसे अधिक कौन सा माध्य अधिक प्रभावित करता है? समांतर माध्य, बहुलक, माध्यिका, उपयुक्त सभी। सही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? समांतर माध्य। अगला है, खुले सिरे वाले वर्गांतर की दशा में सर्वोयुक्त केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। माने खुले सिरे वाले वर्गांतर हो तो उसमें सबसे उपयुक्त केंद्रीय प्रवृत्ति की कौन सी माप है? माध्यिका है, गुणोत्तर माध्य है, समांतर माध्य है, हरात्मक माध्य है। तो सही आंसर क्या है? समांतर माध्य सबसे उपयुक्त ये माध्य माना जाता है। अगला कह रहा है कि 4 और 16 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा? तो अगला हमारा क्वेश्चन है 40 नंबर वाला कि यदि 3, 4 और यहाँ पे x है, 8 का समांतर माध्य 6 है तो x का मान क्या होगा? अब इसको कैसे निकालेंगे? लिखा गया है कि 3 है, 4 है, 8 है, ठीक ना? और इसको जोड़ देंगे, 4 3 7 8 7 हो जाएगा 15 प्लस x, क्योंकि x भी एक जगह है, ठीक ना? और कह रहा है कि फार्मूला हमारा है कि x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन होता है n। वैल्यू कितनी दी? x बार की वैल्यू कितनी दी गई है? 6। सिग्मा x हमारा कितना हो रहा है? 15 प्लस x हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना? तो ये हो जाएगा 15 प्लस x इक्वल टू 5 चौको 20। तो x इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस 15, तो x इक्वल टू हो जाएगा 5। तो आंसर क्या होगा? ए, पहला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 41 नंबर, 41 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा माध्य चरम मूल्यों से अधिक प्रभावित होता है? बहुलक है, माध्यिका है, समांतर माध्य है, गुणोत्तर माध्य है। सोच के बताइए कौन सा होता है? समांतर माध्य सबसे अधिक प्रभावित होता है। फिर कह रहा है निम्न में से कौन सा सबसे अनिश्चित माध्य? कौन सा ऐसा माध्य है जो सबसे अनिश्चित है? बताइए। बहुलक जो होता है वो सबसे अनिश्चित माध्य होता है। माध्यिका, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य उतना अनिश्चित नहीं होता। नेक्स्ट है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि तैयार कपड़ों, रेडीमेड गारमेंट के माध्य आकार मतलब एवरेज साइज है तो कौन सा माध्य सबसे अधिक उपयुक्त होता है? बताइए, तैयार कपड़ों के लिए कौन सा माध्य का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है या सबसे अधिक उपयुक्त होता है? सोच के बताइए। बहुलक होता है, एग्जैक्ट याद रखिएगा। समांतर माध्य की गणना के लिए वर्गांतर होने चाहिए। समांतर माध्य की गणना के लिए वर्गांतर कैसे होना चाहिए? अपवर्जी, समान, असमान, सभी किस रूप में होने चाहिए? बताइए, किस आधार पर हम समांतर माध्य की गणना कर सकते हैं? तो अपवर्जी श्रेणी में सबसे बेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर कि बहुलक की गणना हेतु वर्गांतर सदैव होने चाहिए। बहुलक की गणना के लिए वर्गांतर कैसे होने चाहिए? समान, असमान, अपवर्जी, ये सभी। तो सारे ऑप्शन सही है, किसी भी रूप में हो सकता है। औसत प्रतिशत वृद्धि परिकलित की जाती है किस सहायता से? कह रहा है एवरेज परसेंटेज जो वृद्धि है परिकलित की जाती है किसकी सहायता से? समांतर माध्यिका की, बहुलक की, माध्यिका के, इनमें से कोई नहीं। सोच के बताइए किसकी सहायता से? समांतर माध्य की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा स्थिति माध्य है? ये भी क्वेश्चन एक बार आया था लेकिन उसके ऑप्शंस चेंज थे। अभी मैंने बताया कि स्थिति माध्य केवल माध्यिका और बहुलक होता है और कोई नहीं होता है, हमेशा याद रखिएगा।
नेक्स्ट है समूहन विधि का प्रयोग किया जाता है, ग्रुपिंग मेथड का प्रयोग किस में किया जाता है? केवल एक चीज निकालने में किया जाता है, बहुलक। ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन है इसको एग्जैक्टली याद रखे रहिएगा, मुजवानी। फिर यहाँ पे उसी तरह से एक और क्वेश्चन आ गया कि घनत्व परीक्षण का प्रयोग या घनत्व विधि का प्रयोग किस में किया जाता है? घनत्व विधि का भी प्रयोग हम बहुलक के लिए करते हैं। एक यहाँ पे माध्यिका निकालने के लिए कह रहा है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। माध्यिका पीछे मैं निकाल कर बताया हूं कि माध्यिका क्या होगा, ठीक ना। अब कितना आएगा, ठीक है, जानते ही होंगे कैसे किया जाता है। आइए बताइए दे रहा है। सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। इसको सीक्वेंस में हम बना लेंगे, आगे बना लेंगे, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। आंसर बता दें तो भाई आंसर इसमें ये आएगा, लेकिन कैसे आएगा ये कैलकुलेट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो हम लोग का लेक्चर यहीं पे 50 क्वेश्चन समाप्त होगा। फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं जल्द। थोड़ा सा और स्टैटिक्स में बचा हुआ है, अपकिरण, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे एक दिन। एक चीज़ और बता दें, बीच में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि आवाज़ बंद हो गया था, तो उसको उतना माइंड न दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा माइक डिस्चार्ज हो गया था, इस वजह से साउंड बीच में ऑफ हो गया था, ठीक है। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं दूसरे लेक्चर में, बाय।